देखिए आज्ञा सूचक वाक्य यानी इंपरेटिव सेंटेंस आज हम लोग 0 से हीरो तक पढ़ेंगे, यानी टोटल कंप्लीट। समझ में आ रहा ना? आज शुरुआत से लेकर अंत तक आप लोग इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले से ही, पहला एक नियम होता है जब आदेश दिया जाए, जब आदेश दिया जाए। दूसरा होता है नियम जब प्रार्थना किया जाए, जब प्रार्थना किया जाए। ठीक है। इसके बाद तीसरा होता है जब मना किया जाए, जब मना किया जाए। इसके बाद एक होता है जब सलाह दिया जाए, जब सलाह दिया जाए। देखिए ध्यान समझिए, ठीक है। जहां नहीं आएगा आप सभी लोग पूछिएगा। पहला है जब आदेश दिया जाए, दूसरा है जब प्रार्थना किया जाए, तीसरा है जब मना किया जाए, और चौथा है जब सलाह दिया जाए। सलाह किसी को एडवाइस देना, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें आती हैं। लेकिन जब आप लोग एक्टिव पहले पढ़ेंगे, एक्टिव सेंटेंस जब पढ़ेंगे, एक्टिव वायरस, उसमें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का एक आदेश दिया जाए, एक मना किया जाए, और उसके बाद जब प्रार्थना किया जाए। ये मेन होते हैं। पैसिव जब बनाएंगे तो और बाकी सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जब आप लोग पैसिव इसका बनाते हैं तब कैसे बनाते हैं, कैसे समझते हैं, आइए बारीकी से लोग समझते हैं। पहला है जब आदेश दिया जाए। पहला नियम क्या है, जब आदेश दिया जाए। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस जब किसी को कोई कार्य करने के लिए आदेश दिया जाए या मना किया जाए तो ऐसे वाक्यों को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। याद हो गया? बोलिए सभी लोग। जब किसी को कोई भी कार्य करने के लिए आदेश दिया जाए या मना किया जाए तो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए ये डिफिनेशन था इंपरेटिव सेंटेंस का। अभी आप लोग देखने जा रहे हैं जब आदेश दिया जाए, ये पहला है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ढांचा STRUCTURE स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर देखिए। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य में सदैव कर्ता में यू छिपा रहता है, ये हाइड रहता है। कर्ता में यू जो है हमेशा छिपा रहता है। यू कभी लिखा नहीं जाता इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने कह दिया गाना गाओ, मतलब तुम गाना गाओ। मैंने कह दिया बाजार जाओ, मतलब तुम बाजार जाओ। तो ये तुम न ही बोलने की आवश्यकता है और न ही इसे लिखने की आवश्यकता। इतना समझ में आ रहा है ना? तो यू हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस में हाइड रहता है, छिपा हुआ रहता है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्रिया, उसके बाद होता है कर्म, उसके बाद होता है अन्य। देखिए कर्म और कॉम्प्लीमेंट, कर्म और कॉम्प्लीमेंट आपको पहचान करना होगा। जैसे एक बार हम बता रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से एकदम बारीकी से लिखिए, कम समझिए अधिक। 100% दिमाग में घोल देंगे, एकदम 100% आ जाएगा। समझिए आप लोग, कॉम्प्लीमेंट और वर्ब में अंतर क्या, सॉरी ऑब्जेक्ट में अंतर क्या होता है। जैसे हमने कह दिया वह खाना पका रही है, वह खाना पका रही। देखिए पहले वह चावल ली होगी कच्चा, दाल ली होगी, कोई भी दाल, चना का, मटर का, कोई भी, है ना, अरहर का दाल ली होगी। तो वो जब दाल ली होगी तो वो कच्चा रहा होगा। चावल ली रही होगी तो कच्चा रहा होगा। उसको पानी में डाल के अग्नि पे रख के उसको उबालेगी, है ना, उसको पकाएगी, तब ना भोजन बनेगा। तो
तो आप बताइए कि उस भोजन पर प्रभाव पड़ा कि नहीं? पड़ा कि नहीं पड़ा? दाल को जब वह अग्नि पर रखी उसको बनाने के लिए, उबालने के लिए, तो उस पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? कच्चे चावल पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा ना। तो जिन चीजों पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो ऑब्जेक्ट होता है, वो कर्म होता है। अगर प्रभाव न पड़े तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। अब खाना पर प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए क्या हो गया? जैसे ही ईट्स फूड, जैसे कि ही ईट्स फूड, वह खाती है क्या? खाना। तो पहले कोई चीज नहीं होगी। जैसे इसके फूड के स्थान पे आप कुछ भी रख लीजिए, मान लीजिए एप्पल ले लीजिए, इसको हम नहीं बना रहे हैं, इसको नहीं बना रहे हैं, ये दूसरा सेंटेंस हम लिखे आज समझ में। इसको बना रहे हैं, अगर इसको बनाएंगे हम तो वह खाना पका रही है, तो सी इज कुकिंग द फूड, ऐसे ना बनेगा। हम दूसरा एग्जाम्पल ये समझाने के लिए। अब ध्यान दीजिए, क्रिया कर रहा है यानी खाने का कार्य कर रहा है, तो क्या खा रहा है? एप्पल। तो ये बताइए, जब सेव को खाएगा तो सेव पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो धीरे धीरे कम होते 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 खत्म हो जाएगा। अब बेवा थोड़े ना खाइएगा, बेवा तो फेंक ही देगा, है ना। तो इस प्रकार से एप्पल पे प्रभाव पड़ेगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ना चाहिए। जब पड़ेगा तो ये वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, अगर ये प्रभाव नहीं पड़ता तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे यू एब्यूज मी, तुम मुझे गाली देते हो। देखिए, आपने मुझे गाली दिया तो मेरे पर क्या प्रभाव पड़ा? तू एक ठे गाली दे रहा है तो हमारे एक हाथ कबर के फेंकाएगा, हमारे मुड़ी कबर के फेंकाएगा, एक गोड़ कबर के फेंकाएगा। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, मेरे पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा। लेकिन मेरे अंदर थोड़ा सा गुस्सा आया, मेरा खून खोला, है ना, कि हमें गरीबलस ये हमकी गाली देते। सही बात है ना। तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, डायरेक्टली प्रभाव नहीं पड़ा है लेकिन इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता ना। तो अगर इस प्रकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है। अगर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे ही इज गोइंग टू आगरा। अब देखिए, कई बार गड़बड़ी आ जा रही है, इसके लिए खेद है। आइए देखते हैं, खेद है हमें नहीं, आपसे। ही इज गोइंग टू आगरा, सॉरी, तो आगरा पे कौन प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी भी प्रकार से आगरा पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आगरा एक स्थान का नाम है और हम आगरा या वो कोई भी आगरा जा रहा है तो ये तो है नहीं कि आगरा नीचे जमीन पे धंस गया या आसमान में उड़ गया या नाचने लगा। कोई है आगरा कह रहा है कि अब आया हमारे बजरे आवा, ऐसा तो कोई है, कुछ है नहीं, ऐसी कोई बात है कुछ नहीं। तो एक माइंड सेट है। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं और किसी से कहेंगे कहो आगरा कितना दूर है, आगरा या वो तो क्या हो तो देख रहे क्या हो, अब वो आदमी तो है नहीं कि आएगा, ऐसा तो है नहीं कुछ भी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आगरा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए ये वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कर्म नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा देखिए, अभी तक आप लोगों को हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट समझाए थे। यहाँ पर उसका बहुत अधिक प्रयोग है, इसको ध्यान देना है। एक्टिव में तो कोई अधिक दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसिव में बहुत अधिक उसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो सही ढंग से समझेगा वही उसको सही ढंग से बनाएगा। देखिए, इंपेरेटिव में सबसे पहले क्रिया का प्रयोग होता है, उसके बाद कर्म का, उसके बाद अन्य का। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल मीन्स होता है उदाहरण। एक उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए कि गाना गाओ, गाना गाओ।
तो गाँव यानी सिंह, सिंह मैंने गाना यानी क्रिया करना जो होता है वो सिंह मिस होता है। और जो गनवा गा रहा है, जो गाना है जिसको गा रहा है, तो वो हो जाएगा ए। जैसे अगर ये अभी कह दे कि क्रिकेट खेलो, क्रिकेट खेलो, अगर कह दे कि क्रिकेट खेलो, तो देखिए खेलो खेलना क्रिया है, इसको पहले लगाएंगे हम प्ले, उसके बाद क्या खेल रहा है क्रिकेट, आराम से बना। इसके बाद एक और उदाहरण आप लोग देखिए, जैसे कि अन्य शब्द के साथ अगर वाक्य आया हो, अन्य शब्द के साथ अगर वाक्य आया हो, ध्यान से देखिएगा। जैसे कह दिया कि बाजार में, बाजार में आम खाओ, बाजार में आम खाओ। अगर सपोज दैट कह दिया कि बाजार में आम खाओ, तो क्रिया क्या कर रहा है, खाओ यानी खाने का कार्य करो, तो ईट हो जाएगा। क्या खा रहा है, मैंगो खाने की बात है, MANGO। अब देखिए मैंगो के पहले द नहीं लगेगा, कारण ये खा रहा है, वर्तमान में खा रहा है। और जो जब कोई चीज खाया जा रहा हो या पिया जा रहा हो तो उसके पहले द नहीं लगता। हाँ, इसी को अगर बेच रहा होता तो ये कॉमन नाउन होता, तो निश्चित रूप से द लग जाता। कोई खरीद रहा था, खरीद रहा होता तब भी लग जाता। तो इट मैंगो, और कहाँ पर, बाजार में, इन द मार्केट। ये अन्य शब्द हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। आया समझ में? इस प्रकार से आप इंपेरेटिव सेंटेंस के आज्ञा सूचक वाक्यों को बनाएंगे। अब दूसरा नियम है जब मना किया जाए, थोड़ा सा जब किसी को कोई कार्य करने के लिए मना किया जाए, जब कोई किसी को आदेश दे रहा हो और मना कर रहा है कि ऐसा कार्य मत कर, जैसे बाजार मत जाइए, क्रिकेट मत खेलिए, मना कर रहा हो, तो उस स्थिति में इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? उस स्थिति में इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले डोंट लगाइए, या इसी को कहते हैं डू नॉट। डू डू नॉट को इस शार्ट में लिखते हैं डोंट, ठीक है? चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, कोई मतलब नहीं, दोनों में से कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? डोंट या डू नॉट प्लस क्रिया कर्म अन्य, जो उसमें था वही इसमें है, क्रिया कर्म और अन्य। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, गाना मत गाओ, कह रहा गाना मत गाओ यानी मना कर रहा है। अभी कुछ देर पहले वाक्य था, आदेश दे रहा था गाना गाओ, तो हम लोग क्या बना थे, सिंग ए सॉन्ग बना रहे थे, डायरेक्टली क्रिया लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पर मना कर रहा है, कह रहा है कि गाना मत गाओ, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, डोंट लगाएंगे या डू नॉट लगाएंगे। डोंट, डोंट सिंग ए सॉन्ग, वही सेम बचिया, सिंग ए सॉन्ग। इस प्रकार से हम बनाए। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कह दिया फूल मत तोड़ो, क्या करो, फूल मत तोड़ो। तो अब देखिए आदेश दे रहा है कि मना कर रहा है, बताइए, मना कर रहा है ना कोई कार्य करने के लिए, तो सबसे पहले मत है, तो हम डू नॉट या डोंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू नॉट या डोंट लगाएंगे। उसके बाद प्लग मीन्स क्या होता है, तोड़ना, PLUCK प्लग मीन्स तोड़ना होता है। क्या तोड़ रहा है, फूल तोड़ रहा है, FLOWER। ये देखिए द क्यों लगा, ये फूल कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। नदियों, पहाड़ों, झीलों, समुद्रों, खाड़ियों, ऐतिहासिक भवनों, धार्मिक पुस्तकों, कॉमन नाउन, सूर्य, चांद, तारा, आकाश, पृथ्वी, सुबह शाम दोपहर भी, दिशाओं के नाम आदि के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इस वजह से ये कॉमन नाउन है। फूल कई प्रकार के होते हैं, कोई गुलाब का फूल, कोई गेंदा का फूल। फूलों का राजा कौन होता है, गुलाब। फूलों का राजा कौन होता है, गुलाब। समझ है? फलों की रानी कौन है, लीची। फलों की रानी कौन होती है, लीची, ठीक है ना? तो डोंट प्लग द फ्लावर।
हाँ समझ में। अब देखिए डोंट प्लग द फ्लावर इस प्रकार से हम बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला नियम देखते हैं। जब प्रार्थना किया जाए, ये शंकर तुम के पढ़ के तैयार चुपचाप बैठा करेंगे, ऑनलाइन पढ़ावत है, ठीक है ना। हाँ पहला है प्लीज, दूसरा है काइंडली, फिर सर, उसके बाद मैडम। अब देखिए आप लोग इसको याद करने का एकदम सटीक तरीका, ध्यान से देखिए। जब कोनो वाक्य में इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य रही, कृपया शब्द जुड़ रही, तो हम क्या लगाई? कृपया शब्द जब लगा रहेगा तो उसके लिए हम प्लीज का प्रयोग करें। अगर कोनो आदमी पते अथवा श्रीमान जी, श्रीमान जी अगर आप कह रहे हैं किसी भी आदमी के लिए, तो वहां पर क्या लगेगा? अगर वही किसी औरत के लिए कह रहे हैं श्रीमती जी, तो उसके लिए क्या लगेगा? मैडम। श्रीमती जी के लिए क्या लगेगा? मैडम लगेगा। अब देखिए आप तो सोच रहे होंगे कि सर जी इसको बता दिए, इसको बता दिए, इसको बता दिए, इसको कौन बताएगा? तो सर जी बताए, इसमें कोई शब्द लगा नहीं रहता है, सिर्फ दांत नहीं बोलना होता। ध्यान से देखिएगा, जैसे कोई कहे एक थे हमें कलम देता है, मतलब उसको खड़ी भाषा में अपना कलम मुझे एक ठो दे दीजिए, या अपना कोई भी चीज से मोबाइल मुझे छूने दीजिए। अब अपन तो मोबाइल में छुआ जाता, यानी मैं तुम्हारा मोबाइल छूने जा रहा हूँ, तो आदेश हो गया ना कि तुम अपना मुझे मोबाइल दो, मुझे अपना कलम दो, ये सब तो आदेश हो गया है ना। अगर इसी में कह दे कृपया अपना कलम मुझे दीजिए, कृपया लगा है तो प्लीज, श्रीमान जी अपना कलम मुझे दीजिए, श्रीमती जी लगा है तो श्रीमान जी लगा है तो सर, श्रीमती जी अपना कलम मुझे दीजिए तो मैडम। अगर आदेश देगा तो अपना कलम मुझे दो, कहेगा ना कि अपना कलम मुझे दो, वो आदेश हो गया। यहीं पर ये न कृपया लगाए, न श्रीमान जी लगाए, न श्रीमती जी लगाए, अपना कलम मुझे दे दीजिए दांत खोल के, यानी बहुत ही आदर से है ना रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन इसमें कोई रिक्वेस्ट वाला ये सब शब्द जो प्लीज सर मैडम नहीं था, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? काइंडली लगाएंगे, क्योंकि इसमें दयालुता प्रकट होती है, और दयालुता के भाव से वह कहता है कि मुझे कृपया मुझे अपना कलम दीजिए। समझ में? तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल के रूप में आप देखते जाइए, जैसे कह दे कृपया गाना गाइए, कृपया गाना गाइए, तो प्लीज उसका कमा लगे। ये देखिए प्लीज जो है वाक्य के अंत में भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कमा लगे, अंतिम में फुल स्टॉप लगा दीजिए। ऐसा जैसे तो दिखा देना, इसमें से सभी का प्रयोग देख लीजिए। प्लीज सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, इस प्रकार से हमने बना दिया। अगर हमारा विचार करें, हम सिंग पहले लगाएंगे, सिंग ए सॉन्ग, उसके बाद कामा, उसके बाद अंतिम में फुल। इस प्रकार से भी आप लगा सकते हैं, इनमें से सभी शब्दों को लगा सकते हैं। क्या समझ में ना? कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार से आपका वाक्य गलत नहीं है। क्या समझ में? दूसरा सेंटेंस है श्रीमान जी, श्रीमान जी किताब पढ़िए, श्रीमान जी किताब पढ़िए, सर रीड, READ, क्या पढ़िए? किताब। किताब का माना है कई नामों की किताब मिलता है ना, इसी वजह से कई विषयों की किताब मिलते हैं, कई नामों की किताब मिलते हैं, कई लैंग्वेज में किताब मिलते हैं। इस वजह से आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? इसके बाद मैडम
का प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे आ गया श्रीमती जी खाना पकाइए। भाई आदमी अपने औरत से कहता है प्राय श्रीमती जी खाना पकाइए, तो मैडम कुक फूड, खाना पकाइए, कुक फूड, इस प्रकार से आप बनाइए। पकाइए, आ समझ में? तो कुक फुक नहीं, कुक फूड। अरे लिख दे मैडम कुक। एक लड़का लिख रहा था कुक फुक, इसीलिए। चलिए समझ में आ रहा ना? तो इस प्रकार से बना। इसके बाद इसका प्रयोग देखिए, इसका प्रयोग, एक गाना गा दीजिए। अब देखिए, एक गाना गा दीजिए, दांत निपोर के कह रहा है एक गाना गा दीजिए। अगर कृपया कहेगा तो प्लीज, श्रीमान जी कहेगा तो सर, श्रीमती जी कहेगा तो मैडम, एक गाना गा दीजिए। क्या हो गया? काइंडली सिंग ए सॉन्ग। देखिए सॉन्ग के पहले ए हमेशा क्यों लग जाता है? इसलिए कि कोई नॉन स्टॉप मिक्सचर भी करेगा कोई भी गाने का, तो एक लाइन एक गाने का होगा तो दूसरी लाइन दूसरे गाने का दूसरा लाइन होगा। मतलब एक बार में कोई एक ही गाना गा सकता है। आगे नहीं समझे? ये थोड़ा कि एक के शब्द एक गाना का दूसरा का शब्द दूसरे गाना, तो ऐसा तो कोई गाना होता नहीं होगा, नहीं होगा। इसी वजह से एक बार में कोई एक ही गाना गा सकता है, इसलिए यहाँ पर ए हमेशा लग जाता है जब सलाह दिया जाए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसका भी वाक्य उसी तरह से बनता है, लेकिन बस समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। एक तो एग्जाम्पल क्या कर रहा है कि अपना दवा समय से लो। चलिए लीजिए, अब ध्यान से देखिए आप लोग, अच्छी देखो ध्यान से, अपना दवा समय से। अगर कोई कह रहा है कि अपना दवा समय से, तो वो आदेश नहीं देगा। जब भी कोई दवा आपको खाने के लिए कहेगा तो सिर्फ सलाह दे सकता है, आप मत खाइए, आप मर जाइए, उससे क्या होगा? समझ आ रहा है कि नहीं? कोई आदेश नहीं दे सकता है, आपको सिर्फ सलाह दे सकता है। इस वजह से टेक योर मेडिसिन इन टाइम। आया कि नहीं समझ? आया। इस प्रकार से हम लोग वाक्य को बनाए। तो टेक योर मेडिसिन इन टाइम, ये जो वाक्य है आपका आदेश, ये सलाह दे रहा है। तो इस प्रकार से देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस कंप्लीट हो गया। अब हम जा रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। ठीक है, आप लोग बड़ी ध्यान से देखिएगा, एक वीडियो में इंपरेटिव धुआं काम खत्म कर देंगे एकदम 100%।